नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण धरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। टाउन में हुई किसानों, आड़त व्यवसायियों और श्रमिकों की संयुक्त बैठक। नए कृषि अध्यादेशों के खिलाफ एकजुट होकर आंदोलन करने का लिया गया निर्णय। कोरोना रोकथाम को लेकर हुई जन आंदोलन की शुरुआत। जिला कलेक्टर ने जंक्शन बस स्टैंड से रवाना किए जागरूकता रथ। कोरोना काल के बीच प्रभावित हो रही बच्चों की शिक्षा। अभिभावकों और शिक्षण संस्था संचालकों ने की स्कूल खोलने की मांग। भट्टा कॉलोनी में सुने पड़े मकानों पर चोरों का धावा। सीसीटीवी फुटेज के जरिए चोरों की तलाश में जुटी पुलिस। टाउन कॉलेज फाटक के नजदीक बने अंडरपास के खतरनाक मोड़ पर बढ़ रही सड़क दुर्घटनाएं। स्थानीय लोगों ने की यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग। और अब समाचार विस्तार से। आड़त व्यवसायियों, किसानों और श्रमिकों की बैठक शनिवार को टाउन स्थित फूड एंड मर्चेंट एसोसिएशन कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक में नए कृषि अध्यादेशों के खिलाफ एकजुट होकर आंदोलन करने का निर्णय लिया गया। कानून वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। किसानों की फसल समर्थन मूल्य पर खरीद करो, खरीद करो, खरीद करो। केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए कृषि अध्यादेशों को लेकर आड़त व्यवसायियों, किसानों और श्रमिकों की बैठक शनिवार को टाउन स्थित फूड एंड मर्चेंट एसोसिएशन कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक में किसान, श्रमिक और व्यापारियों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक में केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए अध्यादेशों के खिलाफ एकजुट होने पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में किसानों और श्रमिकों ने अपना पक्ष रखते हुए बताया कि 3 कृषि अध्यादेशों के कारण किसानों को उनकी फसलों का उचित मुआवजा नहीं मिल पा रहा। वहीं समर्थन मूल्य पर सरकार खरीद के नियमों में संशोधन के बाद किसान वर्ग में रोष व्याप्त है। श्रमिकों ने सीधी खरीद के कारण रोजगार खत्म होने की आशंका भी व्यक्त की। इसके अलावा किसानों ने आड़त व्यवसायियों और श्रमिकों से कृषि अध्यादेशों के खिलाफ चल रहे आंदोलन में पुरजोर समर्थन देने की अपील की। किसानों का कहना है कि केंद्र सरकार जब तक इन अध्यादेशों को वापस नहीं लेती तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। कृषि अध्यादेशों के कारण न केवल किसान बल्कि श्रमिक और व्यापारी वर्ग का कामकाज भी बुरी तरह से प्रभावित होगा। नए कृषि अध्यादेशों के कारण वर्तमान में कृषि जिंसों की खरीद समर्थन मूल्य से कम दरों में खरीदी जाएगी। इससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ेगा। इसके अलावा फसल खरीद में गिरदावरी की अनिवार्यता को लेकर भी काफी अड़चनें आ रही हैं। बैठक में किसान, व्यापारी और श्रमिक वर्ग ने एकजुट होकर आंदोलन को तेज करने का निर्णय लिया। टाउन के अंदर किसान भाइयों की, व्यापारी भाइयों की और मजदूर भाइयों की एक सामूहिक, एक साझा बैठक हुई है। जिस बैठक में मुख्य रूप से जिन बिंदुओं पे चर्चा हुई है वो बिंदु मैं आपसे क्रमवार चर्चा करना चाहूंगा। सबसे पहली आपत्ति हम सबको है कि केंद्र की सरकार जो ये 3 काले अध्यादेश लेकर के आई है, इन अध्यादेशों का ये तीनों वर्ग पूरी तरह से विरोध करते हैं और हम ये विरोध हमारा जारी रहेगा। और जब तक केंद्र की सरकार इन अध्यादेशों को वापस नहीं लेगी हम सड़कों पे उतरेंगे। दूसरा, इसके अंदर हमारी मुख्य आपत्ति यह है कि आज मंडियों के अंदर झोले की खरीद नहीं हो रही है। हमारे चावल की, नरमे की जो खरीद है वो मंडियों से बाहर समर्थन मूल्य से कम 300 और 400 रुपए कम के भाव पे खरीदी जा रही है। जो ये किसान की जेब के ऊपर डाका डालने का काम ये व्यापारी कर रहे हैं, ये सरकार की मिलीभगती से हो रहा है। और हमारे मजदूर भाइयों को यहाँ पे अगर धान मंडी के अंदर हमारी फसल नहीं आएगी तो हमारे मजदूर भाइयों के घर में, इनके चूल्हे में आग कैसे जलेगी? और मजदूर भाइयों के चूल्हे में आग नहीं जलेगी तब तक हमारा यह संघर्ष जारी रहेगा। इसलिए हमारी मांग यह है कि धान मंडी के अंदर फसल की खरीद हो और समर्थन मूल्य के ऊपर खरीद हो। अगर समर्थन मूल्य से 1 रुपया भी कम अगर फसल की खरीद हुई तो हम तमाम किसान, मजदूर और व्यापारी सड़कों पे उतरेंगे और एक एक दाना किसान का समर्थन मूल्य पर तोलने तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। इन मांगों के साथ आज हम सब लोग यहाँ टाउन के अंदर एकत्रित हुए हैं। सरकार ने जो ये 3 काले अध्यादेश पास किए हैं उसके विरोध के अंदर, और जो चावल और कॉटन की फसल है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे नहीं बिक रही। इसके लिए आज किसान, मजदूर, व्यापारी की संयुक्त बैठक थी। अभी बैठक का दौर जारी है तो देखते सामने निकल के क्या आता है। लेकिन एक्चुअल में क्या है, जो ये काले अध्यादेश लागू किए हैं इनसे जो मंडी APMC एक्ट है वो खत्म हो जाएगा और इनके खत्म होने से MSP है वो खत्म हो जाएगा। और निश्चित रूप से अगर MSP खत्म होता है तो चाहे किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे व्यापारी है, वो बर्बाद हो जाएगा। उसके खिलाफ में हम बड़ा मूवमेंट बने, पंजाब हरियाणा की तरह हनुमानगढ़ में बड़ा मूवमेंट बने, इसके लिए हम आज बैठक कर रहे हैं। तो अभी थोड़ी देर में जो निष्कर्ष निकलेगा वो आपके सामने होगा कि आने वाले दिनों के अंदर
इन अध्यादेश के खिलाफ में और MSP की मांग को लेकर के हम बड़ा प्रोग्राम करेंगे। जंक्शन स्थित बस स्टैंड पर कोरोना रोकथाम को लेकर जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान संक्रमण से बचाव के लिए आमजन को जागरूक करने के लिए रथ रवाना किए गए। कोरोना रोकथाम को लेकर शनिवार को जिले में जन आंदोलन की शुरुआत की गई। जिला स्तरीय कार्यक्रम जंक्शन स्थित बस स्टैंड पर आयोजित किया गया। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने कहा कि सरकार द्वारा जन आंदोलन चलाने का उद्देश्य है कोरोना की चेन को तोड़ना है। कोरोना रोकथाम को लेकर राज्य सरकार ने देश के बड़े बड़े चिकित्सा विशेषज्ञों से लाइव विचार विमर्श किया था। विशेषज्ञों का कहना था कि कोरोना को हराने के लिए अभी मास्क से बढ़कर कोई उपाय नहीं है। लिहाजा सरकार ने लोगों को मास्क लगाने को लेकर जन आंदोलन शुरू करने की अपील की। इसमें सभी की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। सब लोग इस आंदोलन से जुड़ते हुए मास्क लगाएं, खुद को भी सुरक्षित रखें और दूसरों को भी सुरक्षित बनाएं। उन्होंने कहा कि जब तक आमजन मास्क लगाने को लेकर सतर्क नहीं होगा तब तक इस महामारी से बचना मुश्किल है। जन आंदोलन 1 महीने तक चलेगा। आंदोलन में चिकित्सा, शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, नगरीय निकाय, जन प्रतिनिधि, अधिकारी और आमजन मिलकर सबको जागरूक करेंगे। प्रतिदिन 2 वार्डों में अभियान घर घर चलाया जाएगा। इसके तहत घर घर पंपलेट बांटे जाएंगे, स्टिकर लगाए जाएंगे। मास्क के बिना कहीं भी एंट्री नहीं होगी। उन्होंने कहा कि कोरोना रोकथाम की अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बनी है, लिहाजा वैश्विक महामारी से बचने के लिए यही एकमात्र उपाय है। पुलिस अधीक्षक श्रीमती राशि डोगरा ने कहा कि कोई व्यक्ति गलती करता है तो उसका नुकसान उसे खुद को ही होता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति मास्क नहीं लगाए तो उसका नुकसान दूसरों को भी उठाना पड़ता है। मास्क नहीं पहनना बहुत बड़ी गलती है। नो मास्क नो एंट्री का भी सभी लोग पालन करें ताकि कोरोना के आंकड़ों में कमी लाई जा सके। इसके पश्चात 3 जागरूक रथ रवाना किए गए। कार्यक्रम में ADM अशोक असीजा, एडिशनल SP जसाराम बोस, SDM कपिल यादव, PRO सुरेश बिश्नोई सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। उन सब विशेषज्ञों का ये मत था कि अभी कोरोना को हराने के लिए मास्क के इस्तेमाल से बढ़िया और कोई उपाय नहीं है। इसलिए राज्य सरकार ने ये एक आंदोलन के रूप में शुरू किया अभियान। इसका नाम कोरोना जन आंदोलन रखा गया है। मेरा आप सबसे ये आह्वान है कि आप सब इस अभियान से जुड़ें और इस वैश्विक महामारी से खुद को भी सुरक्षित रखें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। आज हम पूरे जिले के अंदर ये कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। सभी उपखंड स्तर पे हमारे जो उपखंड अधिकारी और उस स्तर के जो अधिकारी हैं, उपखंड स्तर के जितने भी हैं, नगर परिषद, नगर पालिका और दूसरे विभागों के अधिकारी, ये सब मिलके और ये कार्यक्रम चलाएंगे। इसमें आम जन की भागीदारी बहुत जरूरी है। जब तक कि आम जनता सावधान नहीं होगी तब तक इस महामारी से बचना बड़ा मुश्किल है। आज हम यहाँ से इस अभियान की शुरुआत कर रहे हैं और ये पूरे 1 महीने तक चलेगा। पूरे शहर को अपने वार्डों में बांट के और ये तय किया कि प्रतिदिन 2 वार्ड में ये अभियान घर घर तक चलेगा और सारे लोगों को जागरूक किया जाएगा। इसमें चिकित्सा विभाग, शिक्षा विभाग, महिला बाल विकास, नगर परिषद के कर्मचारी और आमजन और जनप्रतिनिधि और सारे अधिकारी कर्मचारी सब लोग मिलकर आमजन को जागरूक करेंगे। घर घर पंपलेट बांटेंगे, घरों पे स्टिकर्स लगाएंगे और उनको ये बताएंगे कि मास्क के बिना घर से बाहर नहीं और बिना मास्क के कहीं भी आपकी एंट्री नहीं होगी। सरकार ने चालान खूब कर लिए, लेकिन आमजन को जोड़ने के लिए ये जरूरी है कि उनको जागरूक किया जाए। इस अभियान का यही एम है, यही लक्ष्य है कि कोई भी आदमी बिना मास्क के ना दिखे। देखिए, जब तक इस बीमारी की वैक्सीन नहीं बनती है, तब तक इस बीमारी का टीका नहीं बनता है, तब तक इस बीमारी से बचने के कुछ सावधानियां हैं, जिसमें सबसे पहला है मास्क पहनना। इसलिए सरकार की मंशा के अनुरूप सभी सरकारी विभागों में और प्राइवेट संस्थानों में, दुकानों में, हर जगह नो मास्क नो एंट्री का अभियान इसके अंतर्गत चलाया जाएगा। कोरोना के खिलाफ जन आंदोलन की शुरुआत राज्य सरकार के द्वारा की गई है, उसी के तहत आज जंक्शन बस स्टैंड पे हम लोग आए हैं और लोगों से अपील की गई है कि मास्क पहने और जिन लोगों को मास्क नहीं है उन सबको मास्क हमने बांटे हैं बसों के अंदर। जो बस स्टैंड पे सवारियाँ हैं उनको, आस पड़ोस के दुकानदारों को, और सभी से ये आह्वान किया गया है कि बिना मास्क के कहीं नहीं निकले। मास्क से ही आपकी बचत है और इसी से आप रोग से बच सकते हैं और दूसरे लोगों को बचा सकते हैं। जैसा कि सबको पता है, कोरोना का अभी तक कोई इलाज नहीं है, कोई टीका नहीं है, न कोई दवाई है। इसलिए
सबसे जो बढ़िया उपाय है वो यही है कि मास्क लगाएं। और जैसा कि विशेषज्ञों से चर्चा की गई थी राज्य सरकार के द्वारा, उनका ये कहना था कि 4 हफ्ते तक अगर सभी लोग मास्क लगा के रखें तो कोरोना की चैन को तोड़ा जा सकता है। मैं सारे जिलावासियों से आह्वान करता हूँ, ये अनुरोध करता हूँ कि वो 1 महीने तक मास्क का इस्तेमाल करें, जिससे कोरोना महामारी का जो कहर है उसको कम किया जा सके और इससे बचा जा सके। सरकार की ये जो जन जागरूकता और जन आंदोलन अभियान है, इसके तहत आज सभी जनता में ये जागरूकता फैलाई गई कि जब तक कोरोना महामारी का टीका नहीं निकल जाता तब तक कोरोना चेन तोड़ने के लिए सबसे ज़्यादा अत्यंत महत्वपूर्ण है मास्क लगाना। और इसी के साथ सभी सरकारी संस्थानों में और प्राइवेट संस्थानों में नो मास्क नो एंट्री का जो अभियान है, इसको पालना कराने के लिए पुलिस एकदम कटिबद्ध है और पूरी तरह आज मास्क बांटे गए जनता को और इसकी जागरूकता फैलाई। कोरोना काल के बीच बच्चों की शिक्षा बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। स्थानीय शिक्षण संस्था संचालकों और बच्चों के अभिभावकों ने सरकार से सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए स्कूल खोलने की अनुमति देने की मांग की है। कोरोना काल के बीच एक तरफ जहां संक्रमण बढ़ने का खतरा बना हुआ है, वहीं दूसरी तरफ कोरोना के कारण बंद पड़े स्कूल विद्यार्थियों की शिक्षा को बुरी तरह से प्रभावित कर रहे हैं। यूं तो सरकार ने ऑनलाइन शिक्षा को लेकर एक औपचारिक ढांचा तैयार किया है, लेकिन इसे धरातल पर उतारने में काफी दिक्कतें पेश आ रही हैं। बंद पड़े निजी स्कूलों को खोलने के लिए अभी राज्य सरकार की ओर से कोई आदेश प्राप्त नहीं हुए हैं, लेकिन संक्रमण के बढ़ रहे खतरे के बीच सुरक्षा को लेकर अभिभावकों की चिंताएं बढ़ गई हैं। एक तरफ पढ़ाई प्रभावित होने की चिंता अभिभावकों को सता रही है, वहीं संक्रमण का खतरा भी सिर पर मंडरा रहा है। अभिभावकों ने निजी स्कूलों को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को ध्यान में रखते हुए खोलने की अनुमति देने की मांग की है। अभिभावकों का कहना है कि पिछले 7 महीने से घरों में रहकर पढ़ाई कर रहे बच्चे मानसिक रूप से थक चुके हैं। ऑनलाइन शिक्षा के चलते बच्चों पर शारीरिक रूप से भी बुरा असर पड़ रहा है। उनका कहना है कि स्कूलों में विद्यार्थी प्रैक्टिकल के रूप से जो चीजें सीखते हैं वे ऑनलाइन माध्यम से नहीं सीखी जा सकती। ऐसे में सरकार को सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए स्कूलों को खोलने की अनुमति देनी चाहिए। वहीं निजी शिक्षण संस्था संचालकों का कहना है कि लॉकडाउन के बीच स्कूल प्रबंधकों और स्टाफ की आर्थिक हालत दयनीय हो गई है। इसके चलते कई निजी शिक्षण संस्था संचालक तो आत्महत्या तक कर चुके हैं। एक तरफ जहां बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही है, दूसरी तरफ शिक्षक वर्ग भी बेरोजगार हो चुका है। ऐसे में सरकार को नियमों की पालना के साथ स्कूल खोलने की अनुमति देनी चाहिए। जब स्कूल खुलते हैं तो हम बच्चों को भेजना है, क्योंकि घर पे स्टडी नहीं हो रही है बच्चों की, ऑनलाइन बिल्कुल नहीं पढ़ पा रहे हैं बच्चे, तो स्कूल भेजना तो जरूरी है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि स्कूल में जो है वो सेफ्टी बहुत जरूरी है बच्चों की, कि स्कूल जो है वो इस तरह से व्यवस्था करे कि बच्चे एक दूसरे की किसी प्रकार की कोई चीज़ टच नहीं करे, और पानी की बोतल वगैरह या वगैरह का टाइमिंग कुछ इस तरह रखे कि बच्चे अलग अलग दूर रहें थोड़ा। और ये अल्टरनेट डे से स्कूल लगाएं कि बड़े क्लास अलग छोटी क्लास अलग लगाएं, जिससे बच्चों में ये महामारी जो ना फैले, और ये सैनिटाइज वगैरह का यूज़ ज़्यादा हो, और हर जगह जो मास्क वगैरह बच्चे पहन के आएँ। तो बच्चों में सोशल डिस्टेंसिंग, बच्चों को एक टेबल पे 2 स्टूडेंट बिठाए जाएँ, जिससे थोड़ा डिस्टेंस से दूर रहे और बच्चे इस बीमारी से बच सकें। फीस का सब जिस तरह से मतलब सभी स्कूल वाले जो होमवर्क वगैरह या ऑनलाइन स्टडी करवा रहे हैं, उस हिसाब से उनको फीस तो देना चाहिए जितना भी हो, कि पूरी फीस नहीं, कुछ ऐसा कुछ व्यवस्था कीजिए सरकार की तरफ से कि स्कूल स्टाफ की भी प्रॉब्लम नहीं और अभिभावक भी परेशान है। कोरोना काल के समय में निजी स्कूल वालों की स्थिति दयनीय हो चुकी है। राज्य सरकार के द्वारा जो हमें एक आर्थिक पैकेज दिया जाना चाहिए वो हमें नहीं दिया जा रहा। आरटी की 19-20 की बकाया किस्त, उससे पूर्व की बकाया राशि है, वो भी हमें अभी तक नहीं दी गई है। हम यही चाहते हैं कि आर्थिक पैकेज के तौर पर 20-21 की जो अग्रिम किस्त है वो हमें दी जाए, जिससे कि हमारी स्थिति थोड़ी दयनीय स्थिति जो बनी हुई है वो सुचारू रूप से सही हो सके। राजस्थान में अभी तक कुछ साथियों ने हमारे ने आत्महत्या भी कर दी है। यहाँ तक कि कल गंगा नगर की स्कूल संचालिका ने आत्महत्या की नौबत आई और उसने आत्महत्या की। स्कूल खुलने चाहिए। केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन है उसको हम फॉलो करेंगे। अभी जैसे केंद्र सरकार ने 15 अक्टूबर से ओपन करने के लिए, लेकिन राज्य सरकार ने उसे 31 अक्टूबर तक बंद कर दिया, और उसको देखते हैं जैसे भी चालू, तो राज्य सरकार की जो गाइडलाइन है उसको हम फॉलो करेंगे और स्कूल खोलने से हमारी स्थिति को परिवर्तन होगा। जंक्शन की भट्टा कॉलोनी में बीती रात 2 अज्ञात चोर सुने पड़े मकान में घुस गए। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के जरिए अज्ञात चोरों को तलाशने का प्रयास कर रही है।
जंक्शन की भट्टा कॉलोनी में पिछली 2 रातों में 3 मकानों के ताले टूट गए, जबकि एक मकान का ताला तोड़ने में अज्ञात चोर कामयाब नहीं हो पाए। घटना के समय इन 4 मकानों में से 3 मकान खाली थे। एक मकान में रहने वाली परिवार के सदस्य नरमा आदि की चुगाई के लिए शहर से बाहर गए हुए थे। इनके मकान से नकदी, जेवरात में अन्य सामान चोरी होने की बात सामने आई है। पुलिस के अनुसार मकान मालिक के आने के बाद ही चोरी हुए सामान को लेकर स्थिति स्पष्ट होगी। 2 लोगों की ओर से की जा रही चोरी की यह लाइव वारदात सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में कैद हो गई। जंक्शन थाना के एएसआई दलीप सिंह ने बताया कि गुरुवार रात्रि को जंक्शन की भट्टा कॉलोनी वार्ड नंबर 15 स्थित 2 मकानों में चोरी का प्रयास हुआ। चोरों ने वीरेंद्र पाल राणा पुत्र निरंजन सिंह के सोने पड़े मकान के सरिये से ताले तोड़े, लेकिन घर में कोई कीमती सामान नहीं रखा होने के कारण चोरों को यहां खाली हाथ लौटना पड़ा। इसी प्रकार भट्टा कॉलोनी के ही शंकर कुमार पुत्र हजारी के मकान के बाहर लगा ताला तोड़ने का भी प्रयास किया गया, लेकिन चोर ताला तोड़ने में सफल नहीं हो पाए। पुलिस के अनुसार अल सुबह करीब 2:30 बजे 2 व्यक्ति इस मकान का ताला तोड़ने का प्रयास करते सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहे हैं। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों को दबोचने का प्रयास कर रही है। सर, आज सुबह थाना पर सूचना मिली थी कि भट्टा कॉलोनी के वार्ड 15 में कोई ताले टूटने की सूचना है। मैं क्षतिपूर्ति होने के कारण मौके पर पहुँचा। वहाँ पर जाके देखा तो बंद मकान है, जिसमें मजदूरी करने वाले लोग हैं, तो मजदूरी करने के लिए बाहर गए हैं, जिनके मकान बंद थे। इसमें कोई अज्ञात व्यक्ति ने ताला तोड़ के चोरी करने का प्रयास किया। सामान गिरा हुआ था। कितनी चोरी हुई ये तो आने से पता चलेगा, और मजदूर आपको बताएंगे हमारी कितनी चोरी हुई, क्या हुई। सीसीटीवी फुटेज बनाई जा रही है, जिसमें 2 शूटिंग का आदमी हैं, बिल्कुल खिलाफ की कोशिश की गई। टाउन की पारी कॉलोनी के कुछ मकानों की नींव में सीवरेज का पानी घुस गया। इससे घरों की दीवारों पर दरारें पड़ गई। वार्डवासियों ने नगर परिषद प्रशासन से इस समस्या के समाधान की मांग की है। शहर में अभी भी सीवरेज सिस्टम शुरू नहीं किया गया है, लेकिन टाउन की पारी कॉलोनी में सीवरेज में पानी भरना शुरू हो गया है। वार्ड संख्या 33 पारी कॉलोनी में एक घर के बाहर बनी कुई को खोदने पर नीचे सीवरेज की लाइन से अचानक पानी बहने लगा। वार्ड वासियों ने बताया कि सीवरेज की लाइन पेयजल पाइपलाइन के साथ जुड़ी हुई है। इसके कारण आसपास के कई मकानों की नींव में पानी भर गया और घरों की दीवारों पर दरारें आ गई। वार्ड वासियों ने बताया कि नगर परिषद द्वारा डलवाई गई सीवरेज लाइन में इकट्ठा हो रहा पानी लोगों के लिए बड़ी मुसीबत का कारण बन गया है। मोहल्ले की नालियों में गंदा पानी एक जगह रुका रहता है। बहाव नहीं होने के कारण नालियों का पानी घरों की नींव में जाकर उन्हें खोखला कर रहा है। वार्ड वासियों का कहना है कि इस संदर्भ में उन्होंने पूर्व में नगर परिषद अधिकारियों को अवगत करवाया था, लेकिन इस ओर किसी ने कोई गौर नहीं किया। आज भी नगर परिषद अधिकारियों को इस संदर्भ में अवगत करवाया गया तो उन्होंने वार्ड की समस्याओं की तरफ ज्यादा तवज्जो नहीं दी। वार्ड वासियों का कहना है कि शिविर में इकट्ठे हो रहे पानी की वजह से भविष्य में मकानों की नींव में पानी भरने की आशंका है। इससे मकानों के गिरने का भी खतरा पैदा हो गया है। वार्ड वासियों ने उक्त समस्या का शीघ्र अतिशीघ्र समाधान करवाने की मांगी है। हमारे यहाँ जो सीवरेज की पाइपें नगर परिषद ने आज से 1-1.5 साल पहले जो बिछाई थी वो अभी सीवरेज चालू नहीं हुआ है। नगर परिषद के कागज में अभी सीवरेज चालू नहीं हुआ है, लेकिन सीवरेज में पानी फुल भरा हुआ है, जिससे कि जो पक्के से पक्के मकामड़े में, कच्चे से कच्चे मकामड़े, उनके नियमों में सड़कों के नीचे से पाइपें बिछी हुई है, पानी जाकर और वो ढहने की स्थिति में आ गए हैं, दरार पड़ चुकी है। और आज मेरे घर के पास जो कुई बनी हुई थी, धमाका कुई बनी हुई थी, उसको हम जैसे बंद करने लगे, जो एक्स्ट्रा थी उसको हम बंद कर रहे थे, बंद करने लगे तो उसमें पानी फुल भरा हुआ था। और उसके बारे में हमें कल जैसे पता लगा, हमने एक बार तो पानी निकाल दिया, लेकिन सीवरेज के पानी फुल भरे होने से वो फुल भर गई है और ये पानी आगे से आगे जगह बना रहा है, जिससे नींवें कमजोर हो रही है। इस तरह ना तो कोई नगर परिषद ध्यान दे रहा है और ना ही यहाँ का वार्ड पार्षद है, वो तो बिल्कुल ध्यान नहीं देता है। और हम 2 दिनों से नगर परिषद को फोन कर रहे हैं, आयुक्त साहब को फोन कर रहे हैं, स्वास्थ्य अधिकारी को फोन कर रहे हैं, लेकिन वो अभी तक यहाँ नहीं पहुँचे हैं। और हमारी जो स्थिति ये पानी की ये लगातार बढ़ रही है और ये गंभीर स्थिति बनी हुई है। प्रशासन से हमारी ये मांग है कि ये सीवरेज का जो पानी है ये यहाँ बंद करवाया जाए और जितने भी पानी गया है ये पूरा खुदवाकर इसको तुरंत मरम्मत करवाया जाए, तुरंत सही करवाया जाए। और जो मकान जो मरम्मत तोड़ने की स्थिति में आया, नींव में पानी कमजोर हो गया है, दरार पड़ चुकी है, उनको पूरा मुआवजा मिले। पता लगा मैं सवेरा सीवर पट्टी मैं बड़े मकान मेरा पार्टी हो, मैं तो सवेरा करी आज सवेरा करिए मांग तो जब थोड़ा जाने मांगो तो मन्ना क्या ध्यान बेटा, ना तो मैं पढ़ेड़ी हूँ ना मैं लिखेड़ी हूँ, मांगो टाबरा ने ध्यान है। और जाना कौन भरेगा बताओ मैंने, मकान का हरजाना कौन भरे, नशे करे क्यों, मेरा मकान का हरजाना कौन देगा। यूपी के हाथरस गैंगरेप कांड के दोषियों को सजा देने की मांग को लेकर विभिन्न संगठनों ने टाउन व जंक्शन में कैंडल मार्च निकाले।
उत्तर प्रदेश के हाथरस में नाबालिगा से बलात्कार और हत्या के विरोध में जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन जारी है। इसी क्रम में बीती रात टाउन में सीटू कार्यकर्ताओं ने तथा जंक्शन में ओम बन्ना टाइगर फोर्स के सदस्यों ने कैंडल मार्च निकालते हुए विरोध प्रदर्शन किया। दोनों ही संगठनों के सदस्यों ने अलग अलग प्रदर्शन में मौन धारण कर देश में बढ़ रही बलात्कार की घटनाओं पर चिंता जाहिर की। वक्ताओं ने कहा कि देश भर में बेटियों पर हो रहे जुल्म चिंता का विषय है। बेटियों की सुरक्षा के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए। दोषियों को सजा दिलाने के लिए रेप के मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन होना चाहिए। इस दौरान वक्ताओं ने समाज में संस्कारों की कमी पर भी चिंता व्यक्त की। ओम बन्ना टाइगर फोर्स के कार्यकर्ताओं ने पीड़ित परिवार को पूरी सुरक्षा देने, 1 करोड़ रुपए का मुआवजा व सरकारी नौकरी देने, मामले की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई करने, हत्या आरोपियों को सख्त सजा देने, रात्रि को संस्कार करवाने वाले पुलिस कर्मियों के निलंबन आदि की मांग रखी। टाउन में सीटू कार्यकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में अराजकता का माहौल है। सीटू पदाधिकारी बहादुर सिंह चौहान ने सरकार को निलंबित कर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग की। आज यहाँ हनुमानगढ़ टाउन में सुभाष चौक पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा और तमाम दूसरे बुद्धिजीवी लोगों द्वारा यहाँ हनुमानगढ़ टाउन में जो हाथरस में जो कांड हुआ है, जो एक 19 साल की बेटी के साथ जिस प्रकार से दरिंदगी हुई है और जिस हालात में उसकी हालत हुई है, जिस प्रकार दरिंदों ने उसके साथ गैंगरेप किया और उसके बाद उसकी जुबान काट दी, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, लगातार कई दिनों हॉस्पिटल में वो मौत से जंग लड़ते हुए आखिर मौत से हार गई और उसकी डेथ हो गई। और उसके बाद वहाँ की योगी सरकार, जो बीजेपी की योगी सरकार है, जो मोदी सरकार अभी बहुत बड़ा नारा देती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन हालत क्या है? हर 15 मिनट में एक बेटी के साथ बलात्कार हो रहा है। कहीं सुरक्षित नहीं है हमारी बेटियां, बहनें, हमारी माताएं, कहीं सुरक्षित नहीं है। जिस राम राज्य की बात बीजेपी करती है, क्या ये राम राज्य है जहां बेटियों के साथ शरेआम गुंडागर्दी हो, उनके साथ रेप हो, उनके साथ दुर्व्यवहार हो? तो आज हमारी यहाँ हम श्रद्धांजलि सभा के लिए आए हैं, मौन धारण करेंगे। जैसा कि आपने अखबारों में देखा, आपने टेलीविज़न पे देखा कि जो मोदी सरकार जो दम भरती है औरतों को आगे बढ़ाने का, लड़कियों को पढ़ाने का, और इसी तरह कांग्रेस का राज्य में हमारी कांग्रेस है, उसके राज्य में भी बलात्कार, 2 बेटियों के साथ बलात्कार हुआ, उसका भी अभी कोई नतीजा नहीं निकल सका। और वहाँ पे जो लोग आज हाथरस में देख रहे हैं, आपने टीवी पे देखा, हमने उन लोगों को देखा जिनके उसके माँ बापों को उसके साथ मिलने नहीं दिया गया, उस बेटी के माँ बापों को संस्कार में शामिल नहीं होने दिया गया, आधी रात को एक मासूम लड़की को जला दिया गया, और जो रस्म माँ बाप उम्मीद करते हैं हमारे बच्चों को विदा करने के लिए, वो रस्म भी वो माँ नहीं कर सकी। इसी तरह राजस्थान में भी कई तो लाइट में आ जाती हैं, कई बेचारी बातें दब के रह जाती हैं, कई लड़कियां सिसकियां मार के मर जाती हैं, उनकी कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं होता। ऐसी असंवेदनशील सरकार किस काम की, जो दिए बच्चों को बढ़ाने का, लड़कियों को पढ़ाने का दम बढ़ती है, बेटियों को बढ़ाने का दम बढ़ती है, ऐसी सरकार को लानत है। हम इसके लिए हमारी पार्टी मार्क्सवादी जब तक उन बेटियों को न्याय नहीं मिल जाता, जब तक हर मोहल्ले में, हर वार्डों में, हर गाँवों में हमारी पार्टी आखिर तक संघर्ष करती है। उसके साथ रेप भी हुआ है और उसकी हत्या कर दी गई है, उसके खिलाफ आज हमने ओम बन्ना टाइगर फोर्स और सर्व समाज की तरफ से कैंडल मार्च का हनुमानगढ़ में आयोजन किया है। और हमारी सरकार से यही मांग है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो, ताकि भविष्य के अंदर भारतीय नारियों के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, हर घर के अंदर कोई भी लड़की सुरक्षित नहीं है। तो आज हम कैंडल लेके निकल रहे हैं, तो जी कल को किसी युवाओं को तलवार लेकर हाथों में निकलना मजबूर ना करे जी सरकार। कोई भी गवर्नमेंट हो जी, हमें कोई बीजेपी कांग्रेस से मतलब नहीं है जी, पर जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई हो, सख्त से सख्त कार्रवाई हो। ये मनीषा के खिलाफ अपनी ये कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, क्योंकि जो मनीषा के हत्यारे हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, और ये जो कार्य हुआ है, काम हुआ है, ये बहुत ही गलत हुआ है। और ये कैंडल मार्च इसी के कारण निकाले जा रहे हैं, हमारी बहनी बेटी सुरक्षित रहे।
और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूं छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी टहलने नहीं, काम पे वापस जा रहे हैं। तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, तो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं, तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं, और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो मास्क। हाँ, मास्क मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी, और उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। शहर के कई इलाकों में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से गश्त बढ़ाकर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की पालना सुनिश्चित करवाने की मांग की है। कोरोना जागरूकता को लेकर प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे अभियान के बिल्कुल विपरीत शहर के भीड़-भाड़ वाले इलाकों में अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। स्थानीय लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की पालना सुनिश्चित करवाने में प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन केवल औपचारिक कार्रवाइयां कर रहा है, जहां कार्रवाई की जरूरत है वहां प्रशासन का कोई नुमाइंदा दिखाई नहीं देता। शहर में भीड़-भाड़ वाले इलाकों में अभी भी ऐसे लोग नजर आ जाएंगे जिन्होंने मास्क नहीं पहना होता। उनका कहना है कि अभी तक कोरोना की कोई वैक्सीन नहीं बनी, ऐसे में सर्दियां शुरू होने के साथ ही कोरोना संक्रमण का खतरा भी बढ़ने लगा है, लेकिन प्रशासन लोगों को जागरूक करने में कामयाब नहीं हो पा रहा। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से गश्त बढ़ाकर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की सख्ती से पालना करवाए जाने की मांग की है। कोरोना के जो हमारे देश के अंदर और हमारे शहर के अंदर बढ़ते जा रहे हैं, उसके अंदर सोशल डिस्टेंसिंग, अपने हाथों को अच्छी तरह ना साफ करना और मार्केट में भीड़ भड़के वाले एरिया में जाना, तो इससे और ज्यादा खतरा बढ़ता जा रहा है। कोरोना से प्रभावित मरीजों का इलाज, ताकि ना तो उनको अच्छी सुविधाएं मिली जा रही है ना हॉस्पिटलों के अंदर, और ना उनको कोई सुविधाएं सरकार की तरफ द्वारा दी जा रही है। इसमें प्रशासन की सबसे बड़ी लापरवाही है, क्योंकि प्रशासन भीड़ भाड़ इलाकों में ज्यादा कार्रवाई नहीं कर पा रहा है, इसी तरह ध्यान दिया जा रहा है। प्रशासन को करना चाहिए सोशल डिस्टेंसिंग और मार्केट में जाकर सारी जितनी सुविधाएं हैं प्रशासन द्वारा की जानी चाहिए, तो ज़्यादा ठीक रह जाए। कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं और गवर्नमेंट की तरफ से कोई इसका रिपोर्ट नहीं आ रहा है। तो भीड़ में दिन बढ़ती जा रही है, लाख भीड़ कम हो रही है और अपने नए केस आज देखने को मिल रहे हैं। सरकार से यही मांग है कि थोड़ा सा उस पर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट ज़्यादा ध्यान दिया जाए और थोड़ा सा जैसे मास्क वगैरह का थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दिया जाए। गांव किशनपुरा दिघनादा के चक 16 एमडी में दहेज प्रताड़ना के मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर ग्रामीणों ने टाउन थाना में परिवार सौंपा।
गांव किशनपुरा के चक 16 एमडी के ग्रामीणों ने शनिवार को टाउन थाना में परिवार सौंप गांव की एक महिला को कथित रूप से दहेज के लिए प्रताड़ित करने के मामले में कार्रवाई करने की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि एक महिला की शादी 15 वर्ष पूर्व हुई थी। महिला के ससुराल पक्ष के लोग दहेज के लिए उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे। आज दोपहर ससुराल पक्ष के लोगों ने महिला के साथ मारपीट कर उसे घर से बाहर निकाल दिया। ये सब देखकर गाँव के कुछ लोग बीच बचाव के लिए आए तो ससुराल पक्ष के लोगों ने ग्रामीणों के साथ दुर्व्यवहार किया। पीड़ित महिला ने बताया कि उसकी शादी हुए 15 साल बीत चुके हैं। ससुराल पक्ष के लोग दहेज के लिए उसे लंबे समय से परेशान करते आ रहे हैं। आज दोपहर कहासुनी के बीच उसके ससुराल पक्ष के लोगों ने उसके साथ जमकर मारपीट की। जब उसका भतीजा बीच बचाव करने के लिए आया तो ससुराल पक्ष ने उसे भी चोट मारकर घायल कर दिया। ग्रामीणों ने टाउन थाना में परिवार सौंप दोषियों के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की है। शादी 2004 में हुई थी, 16-17 साल हो गया। नंदोई सासू घराड़ो मारपीट करे मैंने, काल मैंने घर से निकाल दी। कुट्टी बहुत ही नंद संडासी की ठोकी चाह बना ला रही, चाह पीनती रहे। नंदोई यानी से कोई कहता ना फार्म में ले गया तो फार्म में ले बार में बैठे कई थारो इकलियो घरे गुदारांगो जन फार्म में ले गए तने कुट्टा नंदोई आ बात कह मैं तकड़ा घर गऊं थे गरीब घर गओ ई साहब काल में ननद मेरा बाड़ी काट लेगी सागे इतनी कुट्टी का मैं पांती ले मैं कि भाई जमीन की पांती ले से मैंने ना मार के तन जाऊँ मार के मेरे भाई ने और ब्याह कराऊँ। तो आज मेरा 15-16 साल हो गया ब्याह ने। अब और करने रही है कि मेरे इतनी छोरी आ रही इन मोटो लड़को है, लड़के को मैंने कुटा दी रुपया दे के तेरा कुटियाँ करेगा मैं और लियावा तेरा दांत मोटा है ठेठ लेके ठेठ तई गिनता या 8 बोइट उस बता भी अभी जाने सारे डानी है खेत में डानी है ठेठ लेके ठेठ तई मन में इज्जत खातर भी गांव में थोड़ी सी बेइज्जती वे जटांगी छोरी ना जेकर मजबूरी निकाल में अंदर में जाके कुट्टी ननदी कुट्टा सासू कुट्टा घराड़े कुट्टा नन तो ही कहता ना फार्म में लिया के और फिर तेरी इज्जत बरोन करूंगा और कोई धंधो है नन को तो बुआ ने उठा के ले जा मैं आगे मेरा मारी चोट लगी। बुआ को हम यहाँ पे लेके आए थे, वहाँ पे लड़ रहे थे, बुआ के ससुराल के अंदर है ना, लड़ रहे थे, बुआ को पीट रहे थे। हम कल उनको लिए आए यहाँ पे हमारे गांव, फिर वो ले जाने आ रहे थे आगे और बोल रहे थे कि उनको फार्म में ले जाके और कूटेंगे बुआ जी को। थाना में आया जी, हमारे गांव के बहन की शादी हुई है नज़दीक में किशनपुरा के पास खेत में लानी है। 15 साल हो गए लगभग और उनके साथ कल मारपीट किया उस लड़की के साथ। तो उनके भाई है जो गए थे उनको लेकर यहाँ आगे हमारे गांव में चक 16 एमडी में और आज लगभग 20-22 उन्होंने 3 गाड़ियाँ लेकर आए हैं। एक गाड़ी पंजाब से आई है, लड़की के ससुराल वाले आए हैं और वह यहाँ आकर के और इनके घर लाठी डंडे लेकर आए हैं और इनके साथ मारपीट किया और लड़की को उठाने के लिए आए हैं कि लड़की को लेके जाएंगे। तो गांव वालों ने इकट्ठे होकर और उनको समझाया लेकिन वो माने नहीं, वो मारपीट करने लग गए और उसके बाद जब गांव वालों ने उस पर हमला किया तो वो भागे। टाउन कॉलेज फाटक पर बनी अंडरपास की टेक्निकल कमियों के कारण सड़क दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ने लगी है। स्थानीय लोगों ने अंडरपास पर यातायात व्यवस्था दुरुस्त करवाने की मांग की है। टाउन कॉलेज फाटक पर बने अंडरपास को लेकर आमजन को काफी समस्याएं दरपेश आ रही हैं। अंडरपास के कारण एक तरफा रह चुके रास्ते पर खतरनाक बोर्ड के कारण सड़क दुर्घटनाओं की संख्या भी धीरे धीरे बढ़ने लगी है। अंडरपास के ही डी आकार के रास्ते पर खतरनाक बोर्ड पर आने जाने वाले वाहन चालकों को सामने से आ रहा वाहन नजर नहीं आता। वाहनों की गति नियंत्रित नहीं होने के कारण अक्सर वाहन आपस में टकरा जाते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि उम्मीदों के मुताबिक अंडरपास का फायदा शहर के लोगों को नहीं मिल पा रहा। रेलवे क्रॉसिंग पर घंटों लाइनों में इंतजार न करना पड़े, इसके लिए अंडरपास की मांग की गई थी, लेकिन अंडरपास बन जाने के बाद अब एक तरफा रास्ता और ओवरलोड वाहनों के कारण लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि अंडरपास की ढलान पर रेत इकट्ठा होने के कारण फिसलन बनी हुई है। ऐसे में वाहनों को नियंत्रित करना मुश्किल हो रहा है। वहीं ठेलों और घोड़ा रेडियों पर सामान लादने वाले श्रमिक भी कॉलेज फाटक का रास्ता बंद हो जाने से खासा परेशान है। ठेले पर सामान लादने वालों का कहना है कि रेलवे लाइनों को पार करने के लिए अंडरपास ही एकमात्र विकल्प रह गया है। ऐसे में ठेलों को अंडरपास में ले जाना तो आसान है, लेकिन बाहर निकालने में चौगुनी मशक्कत करनी पड़ रही है। अंडरपास के कारण उनका काम बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। सामान लाने और ले जाने में उन्हें कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि इससे उनका दुगना समय लग रहा है। स्थानीय लोगों ने कॉलेज फाटक का रास्ता खुलवाने और अंडरपास की कमियों को दूर करने की मांग की है। बहुत खतरनाक रैंप बनाया जी, इसके ऊपर अगर जो मजदूर कमाना चाहे तो नहीं कमा सकते, मर जाएगा वो तो। अब क्या करेंगे बताओ, आप बताओ। इस रैंप से मैं बचना चाहता हूँ। तो चलो थोड़ा रैंप हो तो चल जाता है, और ये रैंप का हाल देखो कोई हाल तो लंबा बनाओ ना ताकि सांस ले लेकर चढ़ा दे।
ऐसा चाहता हूँ मैं। ये पुल में मोड़ने में बहुत दिक्कत आती है, अगर से एक आगे गाड़ी आ जाती है तो दूसरी गाड़ी मोड़ने में बहुत दिक्कत आती है, मिट्टी बहुत है, स्लिप बहुत ज़्यादा होता है, तो ये पुल सही नहीं बना हुआ। कॉलेज फाटक खुलना चाहिए, बहुत दिक्कत आती है, यहाँ पे गाड़ियाँ नहीं सही से पुल मुड़ती, जाम बहुत ज़्यादा लग रहा है। बना हुआ है, बाइक मोड़ने में आने में साधन बहुत दिक्कत होती है। ये जो फाटक इन्होंने बंद की है, कृपया ये फाटक खुलवाना चाहिए इनको, तो फाटक की वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है सर, सब इंसानों को तकलीफ हो रही है। रात को आ रही है लेडीज है, बाइक नहीं मुड़ रही है, बच्चियाँ आ रही है, स्कूटी नहीं मुड़ी जा रही है, जो अंदर जाके मोड़ मुड़ रहे हैं, ये मोड़ सबसे ज़्यादा घातक है। इस मोड़ से बाइक स्लिप हो रही है, कोई सिस्टम नहीं बना हुआ, गवर्नमेंट ने पुल बनाया बहुत बढ़िया बनाया है, कोई भी अच्छी सुविधा नहीं दी है। तो अपने पुल बनाया गया, ये ओवरब्रिज बनाया गया रेलवे वाला, जैसे काफ़ी चढ़ाई दी हुई है, जैसे आम का साधन है, जैसे छोटे बड़े व्हीकल है उनको बहुत दिक्कत हो रही है, और एकदम से मोड़ दिया गया है, जिसके कारण सामने वाले साधन दिख नहीं पाते हैं। और देखा गया है कई दिनों में कई साधन आपको मिल चुके हैं, और जो जिसके कारण हमें नुकसान हो रहा है, तो इसको जो अपने खुले वाला फाटक है वो रास्ता खोलना चाहिए, जिससे आमजन परेशान मत ना हो। जंक्शन स्थित विरासत विद्यापीठ में शनिवार को ऑनलाइन संगीत प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रस्तुतियां देने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। संगीत प्रतियोगिता सीजन 4 में विरासत विद्यापीठ हनुमानगढ़ के छात्रों ने गायन वादन प्रतियोगिता में भाग लेकर उत्कृष्ट प्रस्तुतियां दी। वाद्य यंत्र कनिष्ठ वर्ग में जैन मीवाल प्रथम, यश कौशिक द्वितीय स्थान पर रहे। इसी तरह गायन प्रतियोगिता में कनिष्ठ वर्ग में सर्जन गुप्ता ने प्रथम, आनवी ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। सभी विजेता विद्यार्थियों को शनिवार को शाला परिवार द्वारा स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। जयपुर टीसी म्यूजिक कोंगो कंपटीशन में मैंने भाग लिया, वो मैंने प्रथम स्थान पाया। मैं अपने प्रिंसिपल सर, म्यूजिक टीचर श्रीमती ममता अरोड़ा व अपने माता पिता और अपने रिश्तेदारों का तहे दिल से आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे इस प्रतियोगिता में विजेता बनाया। I am very much blessed and humbled for receiving this award for singing. I never thought that one day I will be honored with this award. At first, I would like to thank our principal sir and the entire management team for awarding me with such a huge honor. I would like to thank my teachers, especially my music ma'am, Miss Mamta ma'am, who believed in me and guided me always. At last, a special thanks to my parents, my family, my friends, and all the well-wishers. Thanks for being with me in my good and bad times. With all your support, I have achieved this award without any obstacle. और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।